क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं सीधे शहर से दौड़ा चला आ रहा हूं। मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ जब लोगों ने मुझे बताया कि पुजारी जी हमें छोड़ के चले गए। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो जरूर वापस आएंगे। तो क्या वे ठीक ही कहते थे? सचमुच हमें छोड़ के जा रहे हैं। क्षमा करें महाराज, मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाएगा। ये सच है, कल हमने थाने में जो देखा सुना वो डरावने सपने जैसा ही था, रोंगटे खड़े कर देने वाला। उसका कोई अर्थ नहीं था, मगर इस तरह मंदिर को, अपनी गद्दी को छोड़कर चले जाना, यह भी उतना ही, इसका भी तो कोई अर्थ नहीं है महाराज। किस चीज का अर्थ है भाई, बताओ तो। मैं गवार क्या जानूं महाराज, मैं तो बस लकड़ी काटना जानता हूँ। लकड़ी काटते काटते मेरी देह सुन्न पड़ जाती है और हाथ मेंढक जैसे हो जाते हैं। भूकंप जी, अग्निकांड, अकाल, महामारी, ये तो दैवी विपदा है महाराज। बारिश और धूप की तरह अर्थ इनका क्या होगा, ये अर्थ के लिए बनी ही नहीं। क्यों नहीं? भूकंप की उग्रता को मैं समझ सकता हूं, मगर मनुष्यों का एक दूसरे के प्रति और स्वयं अपने प्रति ये पाशविक आचरण। उस रास्ते में आगे बारिश से बचने के लिए कोई छत भी नहीं है महाराज, मुझे अच्छी तरह मालूम है। होने को तो वो जगह भी भयानक है, फिर भी बारिश तूफान थमने तक यहीं रुके रहना ठीक होगा। प्रख्यात राशोमान द्वार, इसकी भी वही दशा है। ये भी ठहरा है बिल्कुल अपने लोगों की तरह। मंदिर की घंटियां, मैं कभी कभार ही जा पाता हूं मंदिर। मेरे कपड़ों से सड़ते काठ की महक आती है, कैसे जाऊं? मगर मैंने लोगों को आपके बारे में बात करते सुना है। उनका कहना है आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। तुम भी तो कल कचहरी में मेरे साथ ही थे, तुमने देखा ही होगा उन्होंने कितना कुछ सीख लिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। ऐसे ऐसे अपराध जिस पर कानून के सामने और भी बड़ा चढ़ा के रखना, कोई ना कोई हल तो अवश्य होगा इसका। पर मुझ जैसे अज्ञानी के, मुझसे अधिक तो नहीं। नहीं 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 महाराज, आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप महात्मा हैं। अच्छा, सचमुच? अगर ऐसा है तो क्यों मेरे भीतर वे चेहरे अभी तक सुलग रहे हैं? क्यों वे भयानक शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं, मुझसे उत्तर मांगते हुए जो मैं दे नहीं सकता? नहीं, सब कुछ देखने वाले महाबुद्ध साक्षी हैं। मैं कितना अयोग्य हूं उन्हें अच्छी तरह पता है। नहीं महाराज, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आप कहां जाएंगे? मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। क्यों नहीं तुम 8 और नरकों में से किसी एक में चले जाते? कोई तो जगह बची हो जब मैं चैन की नींद ले सकूं। चलिए महाराज, हम लोग राष्ट्रमंद द्वार के दूसरे छोर पर बैठे। मगर क्यों, किस लिए? मेरी विनती है आपसे, आप पता नहीं है कब किस चीज से पाला पड़ जाए। कहां है? जबान मत रख शैतान। मेरी जबान और तुम्हारी जबान और इस बुड्ढे की जबान। वो कुछ तो शर्म है, बेटा नहीं किससे बात कर रहा? पुजारी जी हैं, पुजारी जी, धर्मगुरु हमारे। असंभव, धर्मगुरु तो हमें सुलाते हैं, इन्होंने तो मुझे जगा दिया। महाराज उसकी बात पर ध्यान ना दें आप। कौन है ये? एक चोर है, सियार है, पुराना ठग है। अच्छा, और तुम बताओ और कौन सा तरीका है इतनी उम्र तक जिंदा रहने का है? आप जानना चाहते हैं तो मैं बताता हूं। मैं बाल टोपा बनाने का धंधा करता हूं। लाशों का बाल चुरा के टोपा बनाने वाला। और लाशें भी किन की? क्योटो नगर की महान हस्तियों की, उनकी
जिनके सगे संबंधी उन्हें यहां रोशमन द्वार की मिट्टी में गाड़ जाते हैं। इन कौवों के साथ मिलकर मैं उनका अंतिम संस्कार करने का काम करता हूं। अब तो आपने पड्डागिरी छोड़ दिया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार बाल टोपा बना दूं। महाराज, वो जो 3 दुष्ट वहां कल कचहरी में दिखे थे ना, ये आदमी भी उतना ही दुष्ट है। उतना ही जितना मैं है? तुम्हारी कहानी तो बहुत दिलचस्प जान पड़ती है। अब बताओ तो हुआ क्या? कुछ नहीं, एक हत्या का मामला था। छे, सिर्फ एक हत्या? बड़ा सुस्त दिन था कल का। बात केवल एक हत्या की नहीं थी, वो हुई कैसे इसकी थी। हे भगवान, कैसी कैसी विचित्र बातें सुनने में आई। वहां हम दोनों को गवाही देने बुलाया गया था। अब क्यों? इसलिए कि लाश को सबसे पहले मैंने देखा। अच्छा, कहां? जंगल में, नगर के पूरब में। संजा की बेला थी। आजकल मारे गर्मी के जंगल में भी दोपहर के वक्त लकड़ी काटना कठिन होता है, इसलिए जब धूप ढल जाती मैं। हाँ, तुम्हें एक लाश दिखी? फिर? नहीं, मेरा मतलब एकदम पहले नहीं। पहले मुझे झाड़ी में अटका हुआ घास का टोपा मिला और उसमें एक मखमल का रुमाल भी लगा हुआ था। यानी औरत का रुमाल? हाँ, बड़ा अजीब लगा मुझे। जंगल में औरतें जरा कम ही दिखाई देती हैं। मैंने पुकार लगाई पर कोई उत्तर नहीं। मैं पुजारी जी, मैंने पुकार लगाई पर कोई उत्तर नहीं। खैर, मैंने अपनी राह ली। कुछ ही कदम आगे बढ़ा हूंगा कि रास्ते पर मुझे एक कछुए की खाल की बनी कंघी दिखाई दी और उसके पास एक रस्सी का टुकड़ा। और उसके बाद एक कटी हुई बांह। सिर्फ एक बांह बांसों के जुर्मुट से बाहर को निकली हुई, उंगलियां सब अकड़ी हुई, टेढ़ी मेढ़ी। क्षण भर को तो मुझे लगा ये कोई विचित्र पौधा है। फिर तुरंत ही पीछे छायाओं के बीच मुझे एक चेहरा भी दिख गया। मुंह खुला हुआ, आंखें फटी फटी, घूरती हुई एकदम। हाँ, मुझे मालूम है। ये ऐसे अचंभे में पड़े दिखाई देते हैं। मौत जैसा हम सोचते हैं उससे बहुत अलग किस्म की चीज होती है। मैं तो भागा उल्टे पांव वहां से। जगह जगह मेरी टांगें और बाहें कांटों से उलझती गई, खून निकल आया। मगर मैं भागता गया, सीधे थाने पहुंच के ही मैंने दम लिया। कल उन्होंने हम दोनों को पेशी पर बुलाया था। मगर इनका क्या लेना देना इससे? इन्होंने उन दोनों को देखा था जंगल की सरहद पर, जब वे जंगल में घुसे भी नहीं थे। यानी एक औरत भी थी? हाँ, जिसकी हत्या हुई उस आदमी की पत्नी। दूसरे पैर की बात है, सेकियामा से जो सड़क आती है उसी पर वे दोनों मेरे निकट से गुजरे। पुरुष सरदार की वेशभूषा में, कमर में तलवार बांधे, पीठ पर तरकस ताने। कितना बलिष्ठ और बहादुर लगता था वो मारा कैसे गया? तलवार से, आर पार। लेकिन तलवार या कोई भी हथियार वहां मिला नहीं। तुम्हें भी नहीं मिला? क्या? नहीं, मैंने तो जो देखा वो तुम्हें बता दिया ना। वो एक हाथ, एक चेहरा, बस इतना ही। मुझसे आगे मैं क्या देखता? मैं क्यों देखता? मैं तो वहां से उल्टे पांव भाग निकला था। हाँ, मुझे मालूम है। हर जिंदा आदमी मरे हुए की दुनिया से पता नहीं क्यों भागता रहता है। आखिर एक लाश एक जिंदा आदमी का क्या बिगाड़ लेगी? अब कुछ पता चला किसने मारा? हाँ, एक आदमी पकड़ा गया। पकड़ा तो जाता है कोई ना कोई, अब मगर वो कातिल है। उसका नाम है ताजोमारू। ताजोमारू? मतलब इस बार तो पुलिस के हाथों बटेर लग ही गया। मुझे तो इसका भी विश्वास नहीं। ताजोमारू इस इलाके का सबसे खतरनाक डाकू, और तुम्हें उसके हत्यारे होने पर शक है? अरे भाई, 50 मील तक कुछ भी होगा, मैं तो यही कहूंगा कि ताजोमारू ने किया। बात इतनी सरल कभी नहीं होती। पकड़ा जाता तो सरल हो जाती। क्यों? मैं घिसी घिसाई चप्पल मार दूं या चूजा उड़ा दूं या लाश का एक बाल तोड़ लूं तो मैं चोर, उचक्का, जानवर बन जाऊंगा। और वहीं अगर मैं किसी अमीर आदमी को लूट लूं या किसी सनसनीखेज डकैती या बलात्कार में अपना नाम कर लूं तो मुझे जीते जी दल कथा बना देंगे। नगर में मेरे ही चर्चे होंगे। अब कहो, बात इतनी सरल नहीं होती भाई। देखा आपने? बिल्कुल डिप्टी साहब की तरह बोलता है। आपको याद है ना कल कचहरी में उन्होंने क्या कहा? डिप्टी साहब? कौन डिप्टी साहब? अरे भाई, जिसने ताजोमारू को पकड़ा, उसने भी बिल्कुल यही शब्द कहा। श्रीमान, उसने मजिस्ट्रेट से कहा, यह है ताजोमारू, इस इलाके का सबसे भयानक खूनी, बलात्कारी और डकैत। इसके अपराधों की सूची मैं पेश करता हूं।
अपराधों की सूची मैं पेश करता हूं श्रीमान। दुर्भाग्यवश सूची अधूरी ही रह गई। समय नहीं मिला श्रीमान। जी धन्यवाद। रात का पहला पहर था और कस्तूरा नदी का किनारा। मैंने इस दुष्ट को वहां रेत पर लोटपोट होते देखा। कराह रहा था कम वक्त। हाँ, कुछ ही गज की दूरी पे इसका घोड़ा खड़ा था। मैं समझ गया कि घोड़े की पीठ से गिरा होगा। सफेद घोड़ा था श्रीमान। बड़ी खूबसूरत याल थी उसकी। हमारे रिकॉर्ड में जैसा वर्णन है हूबहू उसी के माफी। हाँ, और साथ में चमड़े के हत्थे वाला एक धनुष, लाख का काम किया हुआ तरकस और कोई 10-12 तीर रखे थे उसमें, बिल्कुल इसके बगल में। और साथ में एक सफेद सादी तलवार। नहीं श्रीमान, वहां तो किसी औरत का नामो निशान नहीं था। बिल्कुल अकेला पड़ा था बदमाश। दर्द से छटपटाता। चोरी के घोड़े से गिरेगा तो चोट तो लगेगा ही ना। मैंने जैसा आपको कहा श्रीमान, मैं इसके पास पहुंचा और ये दर्द ताजो मारू घोड़े की पीठ से गिरेगा। ऐसा घोड़ा अभी पैदा होना बाकी है जो ताजो मारू को गिरा सके। वो तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और इसने मुझे पकड़ लिया। दफा हो जाए यहां से, इससे पहले कि मैं तुझे मसल दूं। देखिए श्रीमान, देखिए हम इस गधे की वीर गाथा सुनते बैठे रहे। अगर आपको सचमुच जानना है कि क्या हुआ तो मुझे बताने दीजिए। लेकिन श्रीमान जी, कोई यकीन करेगा कि ताजो मारू घोड़े की पीठ से गिर गया। बहुत अच्छा घोड़ा था वो। मैं दिन भर उसे सर पर दौड़ाता रहा। बहुत गर्मी थी, मुझे प्यास लगी थी। ओसाका दर्रे के पास एक नाला है, बड़ा मीठा पानी है उसका। लेकिन आज वो पानी मीठा नहीं था। शायद सांप मर गया था उसमें। पीने के 1 आध घंटे तक तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर एकाएक मेरा पेट फूलने लगा, मेरा सर चकराने लगा, मुझे चक्कर आने लगे। जैसे तैसे दर्द की तो मैं कभी परवाह ही नहीं करता, लेकिन वो दर्द, उफ, नदी के घाट तक पहुंचते पहुंचते वो असह्य हो उठा। मैं घोड़े की पीठ से नीचे उतर गया और वहीं रेती पर औंधा पड़ गया। क्या? और वो आदमी आपका मतलब क्या मैंने उसकी हत्या कर दी? मुझे मालूम है, मैं चाहे कुछ भी कहूं मुझे फांसी तो होगी ही। आप लोगों ने अपनी तरफ से यह तय तो कर ही लिया है कि मुझे उन सारे किए, और आपको जो डर है कि आगे मैं करूंगा, उन सारे गुनाहों की सजा मिल ही जानी चाहिए। तो फिर झूठ क्यों बोलना? हाँ, उस आदमी की हत्या मैंने की। मैंने, जिसका नाम ताजो मारू है। ताजो मारू। मगर किस लिए? एक हल्की सी बयार के कारण। सुना आपने? एक हल्की सी हवा का झोंका जो पेड़ों की पत्तियों को सरसराता हुआ गुजरा। अगर वो बयार ना चलती उस दिन तो वो आदमी कभी नहीं मारा जाता। तीसरे पहर की कड़ी धूप थी, ऐसे में आदमी की टांगें भारी पड़ने लगती, और जब ऐसा होता है तो आदमी छाया में ठहर जाने के सिवा कर भी क्या सकता है।
इस रास्ते को थोड़ा जल्दी पार करेंगे, ये रास्ता सुरक्षित नहीं है। चलो। संभल के। बड़ी नक्काशीदार तलवार है, चांदी की मूठ है ना? चलो। तुम्हें प्यास लगी है? अगला झरना 2 मील से पहले नहीं पड़ेगा। चलो। क्योटो जा रहे हो क्या? नहीं। तुम्हें तलवारों में दिलचस्पी है? जैसे चांदी की मूठ वाली, सोने की मूठ वाली, हीरे जवाहरात जड़ी। उधर उस पहाड़ी पर एक पुरानी कब्र है, मैंने उसमें खोदा तो ढेरों मिली। अगर तुम्हारा मन हो तो मैंने भेज दूंगा, काफी सस्ते दाम पर। सुनो, सुनहरी मूठें होंगी असली। सुनहरी और रत्न जड़ी एक सी। नहीं। ठीक है, किसी और को भेज दूंगा। कहाँ रखी है वे? उधर उस चुरमुख पर, उस बांस के पीछे जहां देवदार है। जैसा कि मैंने बताया, एक हल्की सी हवा का झोंका और मैंने एक औरत का चेहरा देखा। उस एक क्षण में ही मैंने उसे हथियाने का फैसला कर लिया था, चाहे इसके लिए मुझे उसके आदमी की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। यह हत्या तो मेरे लिए एक मामूली सी बात है। खून से बिदकने वाले तो आप जैसे शरीफ लोग होते हैं, जिन्हें हत्या करने के लिए तलवार की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग भी हत्या करते हैं, लेकिन पैसे से, हुकूमत से। श्रीमान, मैं तो सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूं। मैंने मारा उस आदमी को। वो लालची तो था ही, वो चला आया मेरे पीछे पीछे बांसों के झुरमुट तक।
तब मुझे उसकी औरत का ख्याल आया, जो निपट अकेली अपने पति की राह देख रही थी। आपके पति ने कहलवाया है, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। वो अपने पसंद की चीजें छांट रहे हैं, तलवारें, दर्पण, बहुत सारी चीजें हैं उनके छांटने को। इन सब में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। तुम बताओ, तुमने उनके साथ क्या किया? मैंने जाने दिया उसे। उसके चेहरे का वो भाव, उसकी आंखें फटी फटी हिरनी के जैसी, पता नहीं, ये सब देखकर मुझे एक अजीब सी जलन हुई उसके आदमी से। मैंने तय किया कि देखने दो उसे अपने पति की बदहाली, वहां बांसों के झुरमुट से बंधा हुआ, गूंगा, मजबूर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी सूझी। मैंने उसे जाने दिया और खुद उसके पीछे पीछे चला। बिल्कुल ताजो मारो की तरह, उसके सिवा कोई नहीं। दूसरे डाकुओं में भी वो इसी काम के लिए तो मशहूर है। अभी 2 महीने पुरानी बात है कि तारीबा नगर के मंदिर के दर्रे में एक राज दरबार की महिला अपनी मां और बेटी के साथ धर ली गई। अब आप बता सकते हैं कि ताजो मारो ने किसको चुना होगा? मां को, बेटी को, या फिर उस औरत को? अजी जनाब, तीनों को। एक के बाद एक, समझे? जानवर। अरे लेकिन राज दरबार की औरतों को यही तो पसंद है, खासकर राज दरबार की औरतें, जहां पसीने में तर आदमी देखा नहीं कि लार टपकाने लगती है। तुझे रत्ती भर तमीज नहीं ना, एक धर्म गुरु के सामने इस तरह की बात की जाती है। अरे धर्म गुरु तो खुद धर्म छोड़े जा रहे हैं। अगर इन्हें हम में शामिल होना है तो हमारी जबान सीख लेने में क्या बुराई है? खैर छोड़िए, तुम्हारी कहानी में इस हाथ से ज्यादा गर्माहट है। अब आगे बताओ, क्या बोला ताजो मारो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे कुछ तो बोला होगा। औरत का मजा तो सिर्फ आधा मजा है, पूरा मजा तो उसका बखान करने में आता है। कुछ तो बोला होगा ताजो मारू। हाँ, उसने कुछ और भी बताया, ये कि उसका इरादा हत्या करने का नहीं था। हाँ, तो यही थी मेरी चाल। मुझे चाहिए थी वो औरत, बस। ऐसे जिंदगी में मैंने कई सारी औरतें भोगी हैं, बाद में सोचो तो लगता है सब एक ही जैसी थी कमोवेश। जब मैं उसे भोगने के बाद उठा तो अब बस बंद कर अपना रोना धोना। मैंने तो तुझे मारा पीटा, हाँ? चुप कर, सुन रही है कि नहीं? ये रहा तेरा मालिक, इसे खोल और अपना रास्ता नाप। सुनो, रुको, मेहरबानी करके। क्या है? 2 आदमियों के सामने मेरी इज्जत लूटी गई, मैं अब कैसे जिंदा रहूंगी? मुझे इससे क्या? तो इसके बाद मुझे कभी नहीं देखेगी। कैसे नहीं देखूंगी? लाख चाहूं तो भी नहीं भूल सकती।
ये पेड़, ये झुरमुट, ये भयानक जगह मेरी आंखों में खुदे रहेंगे सोते जागते। कम से कम मेरे स्वामी को एक मौका दो मेरी और अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। क्यों? मुझे क्या पड़ी? मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। ये कोई जगह है इज्जत उज्जत के बारे में बात करने के लिए? उन्हें एक मौका दो, अगर वो हार गए तो मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, तुम्हारी हो जाऊंगी। एक डाकू में कुछ तो न्याय की भावना होनी चाहिए। न्याय? न्याय? तेरा पति एक खानदानी सरदार है, तलवार चलाने में उस्ताद। तू क्या समझती है मैं उल्लू का पट्टा हूं जो तेरी बातों में पड़ूंगा ताकि वो मुझे मार डाले? या तो इस उम्मीद में है कि शायद मैं उसे मार डालूं? क्या यही तेरी कामना है? मुझे क्या औरतों की कमी है जो तेरी खातिर अपनी जान खतरे में डालूं? नीचे रख उसे। बहुत अच्छा लड़का था, इसमें कोई शक नहीं। जरूरत से ज्यादा कुशल योद्धा। लेकिन एक ऐसा कुशल योद्धा जंगल में आखिरकार कर ही क्या सकता है? एक कुशल योद्धा को दूसरे कुशल योद्धा से ही युद्ध करना चाहिए कायदे। हाँ? उसने उस औरत को रोका नहीं। खैर कोई ताजुब नहीं कि कल किसी नाले में उस औरत की लाश तैरती मिल जाए। क्या मतलब? अरे ताजो मारो के लिए खून कौन सा बड़ी बात है? नहीं, उसने औरत की हत्या नहीं की। औरत खुद ही पुलिस कोर्ट में बयान देने मौजूद थी। सच में? औरत सचमुच में मौजूद थी? हाँ हाँ, पुलिस ने निकट के एक मंदिर में उसे खोज निकाला, वहीं छुपी हुई थी। खैर अब उसे छुपने की कोई जरूरत नहीं, पुलिस ने ताजो मारो को पकड़ ही लिया है। औरत का बयान है ही। मुझे लगता है कि सुबह तक उसे फांसी पर चढ़ा ही देंगे। मगर उस औरत ने ताजोमारू को अपराधी ठहराया ही कहा। उसने तो बिल्कुल ही अलग कथा प्रस्तुत की। अलग कैसे, जब ताजो मारो ने कबूल कर ही लिया है। मगर ताजोमारू ने जैसी उसकी तस्वीर पेश की थी, वो स्त्री मुझे बिल्कुल भी वैसी नहीं लगी। उसमें ना तो मैंने वैसी उग्रता देखी और ना ही वैसी चतुर सांसारिकता। हाँ श्रीमान,
ये मेरी बेटी है किनोमी, मेरी इकलौती बच्ची। कितनी मानता मानी मैंने, कितने कितने बरसों तक पूजा चढ़ाई देवी की, तब जाके 8वें बरस में ये कन्या रत्न मुझे मिला। चेरी फूली थी उस समय, और ये मेरी लाडली भी चेरी के फूल जैसी ही थी, उतनी ही मुलायम और मासूम। क्षमा करे श्रीमान, मेरी कोख की जाई है ना? हाँ श्रीमान, जो लाश मैंने देखी वो इसके पति की ही थी। ताके ही को उसका नाम था। कोफो कस्बे का कुलीन सामंत, बेहद अमीर। जब उसकी अर्थी निकलेगी मैं चिड़ियों से भरा पिंजरा लेके जाऊंगी और उन्हें मुक्त करूंगी उस आदमी की दयालुता की यादगार में। मुझे विश्वास है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। श्रीमान, जिस शैतान ने मेरे दामाद का खून किया, मुझे आशा है आप उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। खूंखार जानवरों की तरह इस इलाके में विचरने वाले इन बदमाशों के साथ जानवरों की तरह ही पेश आना चाहिए। कब? 4 साल हुए होंगे श्रीमान इसकी शादी को। कैसी धूमधाम से की थी वो शादी। 2 बड़े कुलीन परिवारों का मेल था। आप स्वयं देख सकते हैं मेरी बेटी के लिए कैसे कैसे प्रस्ताव नहीं आए होंगे, बड़े से बड़े जागीरदारों और सामंतों के। उनमें से मुझे ताके ही को ही सबसे ज्यादा कुशल और योग्य लगे थे। फिर भी मैं आगे कहूं, मेरी बेटी बड़ी अभिमानी थी। इसे बड़ी मुश्किल से शादी के लिए मनाया मैंने। माँ, कुछ तो शर्म करो। मृत्यु के सामने भी वही दिखावा, वही आडंबर। श्रीमान, इसकी बातों पर ध्यान ना दे। वो अभी तक इस हौलनाक हादसे से उबर नहीं पाई है। मेरा पति एक सामंत था और मेरी माँ उसके एक महल की एक मामूली नौकरानी। श्रीमान, मैं अगर अपनी छोटी छोटी कल्पनाओं से अपने दुखी चित्त को बहला लेती हूँ तो इसमें किसी का क्या बिगड़ जाता है? ये अपने को बहलाने का वक्त नहीं है माँ। मेरी माँ अपने काम में बड़ी ही कुशल और ईमानदार थी। क्या यह गर्व का विषय नहीं है? कई बार मैं कुएं से पानी खींचने में उसकी मदद करती थी। सामंत के शयन कक्ष में पानी से भरा कलश भी रखने जाती थी। बचपन से ही उसकी पोशाक में झरी टाकने का काम समझने लगी थी। मन ही मन उसे चाहती भी थी। हालांकि यह कल्पना करने का साहस मुझे नहीं था कि मैं उसकी पत्नी हो सकती हूँ। वो भी मुझे नहीं, मेरे आर पार देखता था, जैसे हम खिड़की से बाहर देखते हैं। तभी फिर एक दिन मैंने अपने बालों में लाल गुड़हल का फूल लगा रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर उस फूल को छुआ। मुझे याद है मेरे गाल देखने लगे थे और गला सूख गया था। मैंने उसकी योग्य पत्नी बनने में, एक कुलीन सामंत की पत्नी बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मैं रात में उसकी बगल में सोती थी तो मुझे नींद से ही डर लगता था कि कहीं ये सब कुछ एक सपना ना बन जाए। सपना। मैं समझती हूँ श्रीमान, मैं संभलने की कोशिश करूंगी। मेरे साथ जो घटा उस सबको भुलाने की कोशिश करूंगी। जो जैसा घटा उसको वैसा ही पेश करने की कोशिश करूंगी। मुझसे जो जबरदस्ती कर चुकने के बाद वो डाकू कैसे मोर की तरह करता फिर रहा था, कैसे कितनी औरतों को उसने अपने बस में किया, इसी का बखान भी गंदी भाषा में करता जा रहा था। मेरे पति मानी रुपाए बंधे पड़े थे, उन पर क्या गुजरी होगी। उस डाकू के वो खौफनाक शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं।
ए, जानती है मैं कौन हूं? ताजो मारू। सुना तूने? तेरे काम नहीं है क्या? मैंने कहा ताजो मारू। बूढ़ी होके लोगों को बताना कि जंगल के राजा मछुआरे के बेटे ताजो मारू ने तेरे साथ ऐश की थी, ऐश। ऐसे क्या देख रही है? जिंदगी भर याद रखेगी। तुझे तलवारें चाहिए, तलवारें। सोने की मूठ वाली, चांदी की मूठ वाली, हीरे जवाहरात लाल टपका रहा था। ताजो मारू अपना वादा कभी नहीं भूलता। तलवारें चाहिए। क्यों नहीं? क्यों नहीं? इसे मार कर तेरा भी तो भला होगा। जानवर! जानवर? हूं मैं जानवर, और तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम जानवर नहीं। चला गया वो स्वामी। मुझे क्षमा करना स्वामी, ये मेरी आपके प्रति अथाह कृतज्ञता का ही फल। मैंने देखा तुम्हारे हाथ छिले जा रहे थे रस्सी से, उनसे खून निकल रहा था, मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ स्वामी, वो नीच मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। अपनी सारी क्रूरता और भांडपन के साथ मैं लगातार आपके और मेरे जीवन का ध्यान कर रही थी स्वामी। वो नीच वहां पहुंच कैसे सकता था? मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ स्वामी, मैं ये सब कुछ भुला दूंगी और हम इसी तरह अपना जीवन। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? ये मैं क्या देख रही हूँ? नहीं, तुम ऐसे नहीं हो सकते, मेरी आंखों को कुछ हो गया है। मैं नहीं देखूंगी, बिल्कुल नहीं। ये लो, मार डालो मुझे। तुम यही तो चाहते हो ना? मार डालो मुझे, मगर इस तरह नफरत से मुझे बुरा नहीं, काट डालो। क्या कहा श्रीमान? हाँ हाँ,
मैं पूछती हूँ इससे कि नूमी, साहब पूछ रहे हैं, तुम्हें कुछ और तो नहीं कहना? बचा ही क्या है कहने को। मैं मूर्छित हो गई होंगी। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरे पति की छाती में तलवार घुसी हुई है और उनके प्राण निकल चुके हैं। तब जाके मुझे समझ आया कि मैंने ही उनकी हत्या की है। पागल सी मैं भागती गई जंगल के अंदर। मैं नदी में डूब मरना चाहती थी, मगर नदी ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। क्या मैं सचमुच इतनी नीच हूं? सचमुच। स्त्री का मुख, उसकी वो पीड़ा मुझे बुलाए नहीं भूलती। अरे छोड़िए जी, औरत के पास बस यही तो एक हथियार है, आंसू। और हम उल्लू के पट्टे हमेशा उस जाल में फंस जाते हैं। मगर क्यों? उसे क्या पड़ी थी? जो अपराध उसने किया ही नहीं उसको स्वीकार करती न्यायालय में। कौन जानता है औरतें हरकतें क्यों करती? औरत का दिमाग बहुत टेढ़ी चाल का होता है। हो सकता है उसने दुनिया की हमदर्दी बटोरने के लिए नाटक किया हो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि महागुरु का दिल फटे जा रहा है। औरत चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मैंने खून कर दिया, और महागुरु है कि उसकी चेहरे की सच्चाई में खोए हुए हैं कि ऐसी सच्चाई, ऐसी ईमानदारी, ऐसी धर्मात्मा औरत को कोई फांसी पर चढ़ाई भी तो कैसे? उसकी बात का बुरा ना माने महाराज, वो सिर्फ आपको उकसाना चाह रहा है। क्या अंतर पड़ता है? ये जो कह रहा है, हो सकता है इसमें भी कुछ तथ्य हो। वो जो प्रेत आत्मा का बयान हमने सुना था, उसके बाद हम उस स्त्री की कथा पर विश्वास भी कैसे करें? क्या कहा? प्रेत आत्मा? हाँ, कचहरी में एक औरत बुलाई गई थी जो मृतक की प्रेत आत्मा को बुलवा सकती है। यानी जो शौहर जिसका खून हुआ वो खुद अदालत में बयान दे रहा। क्या बोला वो? क्या उसका बयान एकदम अलग था? मैं अपने जीवन के उजाले से इस अतलांत अंधेरे में फेंक दिया गया हूँ। सर्वनाश, सर्वनाश हो तुम्हारा, जिसने मुझे इस काले नरक के हवाले कर दिया है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ समूचा सच। मेरे साथ जो कुछ भी जिस तरह घटित हुआ, वो डाकू मेरी पत्नी के साथ बलात्कार कर चुकने के बाद वही उस बांस की सूखी पत्तियों पर उसके पास बैठा हुआ था। तुम्हारे बालों की चमक मुझे गर्मियों की चांदनी में नदी की याद दिला रही है। जब भी मुझे गर्मी सताती है मैं वहां सोता हूं, रेती में। अब भी सूरज की गर्माहट रेती में अब भी होती है। मैं नंगा उस पर लेट जाता हूं। रातों को फूलों की मीठी गंध
सपने ही सपने भर देती है। मैं कामना से व्याकुल हो उठता हूँ और मेरी नींद टूट जाती है। मगर तुम ये सब क्यों जानो? इस खानदानी सामंत के साथ उस हवालात जैसी बंद हवेली में तुम्हें सपने भी क्यों दिखाई देंगे? और ये आदमी, ऐसे ढोंगी आदमी तो उन्हीं औरतों को मुबारक हो जिनके भीतर बर्फ जमी होती है। लेकिन तुम तो ऐसी नहीं हो। मैंने तो ये तभी देख लिया था जब उस हल्की सी हवा के झोंके में तुम्हारे चेहरे की झलक दिखी थी, तुम्हारे इन हरे पूरे होठों की। और जब मैंने इनके ताप को महसूस कर ही लिया है, मेरी स्त्री, मेरी शांत और सौम्य स्वभाव वाली पतिव्रता स्त्री, अपने समूचे विवाहित जीवन के दौरान मैंने उसके चेहरे पर वैसा भाव नहीं देखा था, कभी नहीं। मुझे ले चलो, अपने साथ ले चलो। ठहरो। जब तक वो जिंदा है मैं कभी पूरी तरह तुम्हारी नहीं हो सकती। मार डालो उसे। अपनी स्त्री के वे शब्द अभी तक आंधी की तरह मुझ पर मंडरा रहे हैं। क्या कभी किसी मनुष्य के मुख से ऐसी पेशाचित वाणी सुनी गई है? वो डाकू, हाँ वो डाकू तक डरा उठा। मैंने देखा उसकी आंखों में उफनता नफरत का वो लावा, अपने ही साथी को निकल जाने वाले उस वानर जानवर के सामने। इस चुड़ैल का क्या करूं? कलेजा निकाल कर फेंक दूं या उसे जाने दूं? तुम जैसा कहोगे, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा। जाने दो, कोई चीखे सुनकर इस तरफ ना आ जाए। हार में जाओ तुम दोनों। मुझे अपनी सोचनी चाहिए। एक पत्ती तक नहीं हिल रही थी, किसी बच्चे की नन्ही सी आवाज तक नहीं। सिर्फ एक बर्फीली रोशनी दूर के पहाड़ पर चमकती हुई दिखाई दे रही थी। वो रोशनी मध्यम पड़ने लगी। मैं शांत पड़ा हुआ था। फिर मुझे लगा कोई दबे पांव मेरी तरफ आ रहा है। कौन? मैंने देखने की कोशिश की, मगर अंधेरे में कुछ नहीं देख सका। वो जो भी रहा होगा, उसने मेरी छाती में सी हुई तलवार धीरे धीरे बाहर निकाले। झूठ, बिल्कुल झूठ। उसकी समूची कहानी झूठ है, बकवास है। उसने आत्महत्या बिल्कुल नहीं की। उसे तो जब मैं हाँ, उसे तो क्या मेरे दोस्त? क्या हुआ? तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमको छुपा रहे हो? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, तुम तो बस इतना जानते हो कि वो तीनों झूठ बोल रहे हैं। नहीं ना, हो सकता है वो झूठ ना भी बोल रहे हो। झूठ तो मुझे लगता है तुम बोल रहे हो। मैं सौगंध खाता हूं। तुम लोग बड़ी आसानी से सौगंध खा लेते हो, इस समय भी और थाने में जब थे तब भी। मगर तुमने उसे मरा हुआ नहीं देखा था, तुमने उसे जीवित देखा था।
और उस डाकू तथा उस स्त्री को भी, है ना? इसका मतलब इसने तो पूरा तमाशा देखा होगा। क्यों? तुमने उन सबको सच सच क्यों नहीं बताया? मैं गरीब आदमी हूँ महाराज। इससे क्या? सत्य क्या सिर्फ अमीरों की ही विलास की वस्तु है? मैं फंसना नहीं चाहता था। फंसना? लेकिन तुम क्या अभी भी मुक्त हो? अरे ना सही अपनी अंतरात्मा से, ना सही अपनी सत्यनिष्ठा से, मगर अपने स्वार्थ से तो तुम बंधे ही हो। अरे किस कोटि के मूर्ख हो तुम! तुम चाहते तो इस सारे चल प्रपंच की गांठ को सुलझा सकते थे, फिर भी तुम चुप रहे। उन तीनों की नियति चाहे जैसी भी रही हो, तीनों में से कम एक तो सच बोल ही रहा था। नहीं नहीं, क्या आशय है तुम्हारा? उन तीनों में से किसी का भी बयान सही नहीं था। तीनों ने झूठ बोला है। मेरे फेफड़े फट जाएंगे। जब से मेरी मां ने मुझे पैदा किया है, मेरे साथ ऐसा मजाक किसी ने नहीं किया। कहो कहो, तुम फंसना नहीं चाहते थे, यही ना? वो मेरी भूल थी। अरे तुमने सबसे पहले अपनी जान बचाने के बारे में सोचा। क्या गलत था इस सूझ में? जहां तक इंसानों का सवाल है, इंसान हमेशा गलती करेगा, चाहे तुम कुछ भी कहो या करो। इसलिए अपने दिमाग से काम लो और इंसानों की दुनिया से बच के रहो। उसे अपनी बात कहने दो। अजी आप भी क्या दिए जा रहे हैं इसे? कभी किसी जेल में सड़ के देखा? कभी किसी पुलिस वाले की तलवार की ठंडी नोक अपनी गर्दन पे महसूस किए? मंदिर की फुलवारी में सच्चाई और ईमानदारी जैसे शब्द बड़े आसान लगते हैं, लेकिन दुनिया का गंदा चेहरा जरा सामने पड़ा नहीं कि सच भागने को तैयार हो जाता है। इतनी सी बात आपको दहशत में डाल सकती है कि कोर्ट में तीन लोगों ने झूठे बयान दिए। हां मुझे मालूम है, सोते हुए आदमी के सर के नीचे से तकिया निकाल दो तो उसे तकलीफ तो होती है मालूम। अंततः कोई ना कोई तर्क, कोई ना कोई कारण तो रहा ही होगा उन सबके झूठ बोलने के पीछे। इसमें क्या? क्या आप नहीं जानते कि हर कोई उतना ही बताता है जितना चाहता है कि दुनिया जाने? नहीं, ये मेरी शंका का समाधान नहीं, इससे कुछ बेहतर चाहिए। महागुरु को अभी भी किसी देवी चमत्कार की उम्मीद है, जो इस मुर्दा घर की सड़क को अगरबत्ती की तरह महका दे। आप तो पंडागिरी छोड़े जा रहे थे ना महाराज, जाइए ना, किसी चमत्कार की उम्मीद मत रखिए। क्या पता जिसे तुम चमत्कार कह रहे हो वो अभी यही मौजूद हो। कदाचित तुम ही वे चमत्कार हो। मैं? और नहीं तो क्या। अचानक ये वर्षा, हमारे इस रशोमन द्वार पर इकट्ठा होना, तुम्हें वह सारी भयानक कहानी फिर से सुनाने का संयोग, तुम्हारे घृणा, तुम्हारे मखौल के द्वारा सच्चाई पे चढ़ी परतों का एक के बाद एक खुलते जाना, अंत में तो आपको मिल ही गया आपका फरिश्ता। अब बोल भी दो, भगवान बुद्ध खुद तुम्हारी जीभा पर आ बैठे। मैं भगवान की पुकार पर कहीं पीछे हटा जाता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं जंगल से गुजर रहा था और मुझे इस औरत का रुमाल पड़ा मिला, और फिर मेरे कानों में कुछ आवाजें पड़ी। मैं कुछ और नजदीक खिसक गया। एक झाड़ी के पीछे से झांक कर देखा, इस औरत का पति उस समय जिंदा था और पेट के ठूट से जकड़ा हुआ था। और उसकी घरवाली? वो अपने बाल ठीक कर रही थी। और ताजो मारू? वो घुटनों के बल झुका हुआ था।
मेहरबानी करके मुझे मुझे सचमुच अपने किए पर पछतावा है। मुझे खेद है, मुझे बहुत खेद है। तुम यकीन तो करो, देखो मैं जिंदगी भर तुम्हारे जैसी ही मूर्त लिए फिरता रहा हूं यहाँ। देखो मैं ताजो मारू, आधा मुल्क जिससे थर्राता है, तुम्हारे सामने घुटनों के बल भीख मांग रहा हूं। मेरे साथ चली चलो। मुझे परेशान मत करो। ये क्या, तुम्हें मेरे डाकू होने पर एतराज है? तो लो, मैंने छोड़ा आज से। मैं ताजो मारू वतन देता हूं। किसी से भी जाकर पूछ लो, ताजो मारू हमेशा अपना वचन निभाता है। दूर हटो मेरी नजरों से। तुम्हें दौलत चाहिए? मेरे पास दौलत है। जंगल में जगह जगह पर गड़ा पड़ा है मेरा खजाना। तुम चलो तो सही, मैं तुम्हें बढ़िया से बढ़िया रेशम, कीमती से कीमती जवाहरात दूंगा। तब तुमने तो सुना ही होगा, 3 बरस पहले श्रीमंत उजित की कन्या अपने दहेज समेत गायब हो गई थी। उसका एक हीरा तो मेरी मुट्ठी जितना बड़ा होगा। मेरा ख्याल है तुम्हारे गले पर खूब दमकेगा। मुझे मत छुओ। मैं भी कैसा मूर्ख हूं, तुम्हारी जैसी कुलीन स्त्री चोरी के गहने क्यों इस्तेमाल करेगी? ठीक है, अगर यही होना है तो यही सही। मैं मजदूरी करने को तैयार हूं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं पसीना बहाने को तैयार हूं। मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी करने को तैयार हूं। बस तुम मेरी होने को राजी हो जाओ। तुम ऐसा प्रस्ताव कर भी कैसे सके? कैसे? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मुझे एक बार चुनने दो, मुझे अपना प्यार जताने दो। मुझे एक बार चुनने दो, मुझे एक बार चुनने दो, मुझे प्यार जताने दो अपना। मुझे नहीं, रुको। हाय मेरा मैं दूसरा ला दूंगा। देखो तुमने क्या कर डाला। मैं एक नहीं 10 किलो ला दूंगा। इससे बढ़िया, अभी केवल दूसरी बारी से पहना था। बाहर में जाओ तुम, और बाहर में जो है तुम्हारा मोनो, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा अगर तुमने वो नहीं किया जो मैंने कहा। दे, तुम्हारी हिम्मत है मुझे मारने की? हिम्मत? तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो? मैं कैसे तुम्हारी बात मान सकती हूँ? औरत अपने आदमी को नहीं छोड़ सकती, समझे? ठीक है, तो मैं इसी को खत्म नहीं, उसे मत मारो। क्यों? सबसे आसान तरीका तो यही है ना। कोई भी ऊंची औरत इतने आसान तरीके से हासिल नहीं की जाती। वो उसी आदमी को चुनती है जो उसके लिए लड़ने को तैयार हो, समझे? लड़ने? तुम्हारा मतलब सचमुच की लड़ाई है? ये क्या कर रही है? मुझे एक सामन के साथ तलवार भाजने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ये तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तलवार रहने दो, मैं तुम्हें काट नहीं डालूंगा। मुझे काटने की बात? मेरा तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने का कोई इरादा नहीं है। एक कुलीन सामंत की तलवार ऊंचे उद्देश्य में प्रयोग की जाती है, आत्मसम्मान का अस्त्र है। क्यों? और मेरा आत्मसम्मान? तुम्हें शब्द का अर्थ भी मालूम है? तो अभी अभी तुम्हारे सामने मेरा जो अपमान हुआ, हाँ, मैंने उसे रोका। मेरा मुंह जरूर बंद था, लेकिन मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी थी। मगर मैं कर ही क्या सकती थी, मैं विवश थी। हाँ हाँ, स्वाभाविक था तुम्हारा आचरण। आखिर तुम हो तो वही। क्या मतलब है तुम्हारा हो तो वही से? अभी अभी जिस खंजर से तुमने मेरी रस्सियां काट फेंकी, क्या उसी को तुम अपनी छाती में नहीं उतार सकती थी? कोई भी कुलीन स्त्री अपने माथे का कलंक इसी तरह मिटाती। समझी? एक कुलीन स्त्री अवश्य यही करती, मगर मैं चूंकि कुलीन नहीं हूं,
जो हूं वही हूं इसलिए। हाँ, बिल्कुल सही। जो तुम हो और जो रहोगी जिंदगी भर, एक बर्तन मांजने वाली की लड़की, एक रंडी। तो ये है पुरस्कार मेरी निष्ठा का। बर्तन मांजने वाले की लड़की। प्रेम और निष्ठा। तुम समझती हो मैं अबोध हूं, अंधा हूं। तुम समझती हो मैंने देखी नहीं है वो मुस्काने जो तुम हमारी घर की दहली फांगने वाले हर उस मर्द पे निछावर करती आई हो। और वो दबी दबी आहें हमारी वाटिका के धुंधलके के पर्दे के पीछे की वो फुसफुसाहटें। फुसफुसाहटें? कैसे फुसफुसाहटें? अभी जाते कुल वधू बनने का नाटक बंद करो, बहुत हो गया। एक बात अच्छे से याद रखो, मैं तुम्हारा स्वामी हूं और मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम कहां की उपज हो और क्या हो। डोगी, नीच, पागंडी। बस करो ये सब। पता नहीं कहां से ये सब शुरू हुआ। वो हल्की हवा का झोंका, अगर वो हवा ना चलती तो मैं आराम से सड़क के किनारे कहीं सो रहा होता। छोड़ो, जाने दो, भूल जाओ। ये रुको, जाओ नहीं। ऐसे कैसे भूल सकते हैं हम? जैसे मैंने बुला दिया उसी तरह भूल जाओ। छोड़ छोड़ मेरे हाथ, मुझे ये सब ना पसंद है। अरे जाने दो उसे, अपना मुंह काला करा के भी तुम्हें चैन नहीं पड़ा। और तो कहे कि यही तो बस काम है। मैं तो इसके आंसुओं से पिघलने से रहा। शायद ये सोच रही है कि तुम इससे पिघल जाओ। नहीं, अब नहीं, कतई नहीं। मैंने तो सोचा था इसका उद्धार कर सकूंगा, मगर देखो अब भी क्या बुरा है, इसे वही छोड़ा जहां से इसे लाए थे, रसोई घर। रसोई घर? महाराजन की लड़की? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। और रसोई घर की नौकरानी कम से कम एक चीज बड़ी जल्दी सूंघ और समझ लेती है, और वो है कचरा। चुप कर। मेरे प्यारे पति, तुमने अभी अभी अपनी कुलीन तलवार का बड़ा ऊंचा बखान किया था। दुनिया जानती है कि एक कुलीन सामंत को किसी के छोटे से छोटे अपराध पर भी उसे नष्ट करने का अधिकार होता है। फिर ये जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है, इसने क्या किया है तुम्हारे साथ, जरा सोचो। इसने तुम्हें धोखे से अपने बस में करके तुम्हें कुत्तों की तरह रस्सियों से जकड़ दिया। तुम्हारे मुंह में कपड़ा ठूसा और तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी सहधारुणी के साथ बलात्कार किया। और इस सारे अपमान का बदला लेने का तुम्हारा ढंग तो देखो। तुम मुझे ही आदेश देते हो कि मैं अपनी छाती में खंजर भोंक लूं, और मैं समझ रही थी कि तुम्हें अपने आप को मर्द साबित करने का एक अंतिम अवसर दे रही हूं। कितनी मूर्ख हूं मैं। मुझे स्मरण होना चाहिए था तुम्हारे साथ बिताए हुए अब तक के जीवन का। तुम वही आदमी हो ना जो मेरे साथ सोता था, जिसके भीतर उठते कंप को मैंने कितनी बार झेला है। युद्ध में प्रस्थान करने से पहले भी तो हम दोनों को पता है कि तुम लड़ना क्यों नहीं चाहते, इसलिए कि तुम जन्मजात कायर हो। कायर। बस कर, बहुत हुआ। बहुत हुआ? किसने कहा बहुत हुआ? मैंने, ताजो मारू ने। ओ, ताजो मारू? परसों हो गए तुम्हारी वीर गाथाएं सुनते हुए, तुम्हारे साहस और दानवी पराक्रम के किस्से। क्षण भर के लिए तो मुझे लगा था कि शायद तुम में वो कुव्वत है मेरे लिए लड़ने
खोखली और नकली जीवन से मेरा उद्धार करने की, मगर नहीं, ये केवल मेरा भ्रम ही था। जब मेरा पति वहां झाड़ियों में झुकड़ा पड़ा था, तब तो तुम उसे मार डालने को तैयार थे, और जैसे ही उसे मुक्त किया, वैसे ही तुम्हारे प्यार का नशा भी उतर गया और तुम पीठ दिखाकर भागने लगे। क्या फर्क है तुम में और उस कायर में? एक भद्दी और भोंडी नकल के सिवा ताकत एक पौरुष की तुम हो क्या? कुछ भी नहीं। कम, मेरे भीतर उठता कम, युद्ध में प्रस्थान करने से पहले मुझे एक मौका दो, मुझे एक मौका दो। मुझे तुमने अपने आदमी को नहीं मार सकते। अच्छा, नहीं। कुख्यात डाकू सरदार ताजो मारू, तेरा अंत आ गया है। नहीं, मुझे एक मौका दो। नहीं। मारू की जगह वो मारा गया। मैं सांस रोके दुबका रहा, झाड़ी के पीछे मारे डर के कहीं ताजो मारू को मेरी सांस की आहट ना मिल जाए। मगर जैसे मुझे लगा मेरी छाती बसा फटी पड़ेगी, ताजो मारू उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी तलवार उठाई और तब अभी भी देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो मेरे नजदीक से गुजरता हुआ चला गया, इतना कि मैं हाथ बढ़ाकर उसे छू सकता था, पर मैं बाल बराबर नहीं हिला। जब तक कि उसके पैरों की आवाज सुनाई देना बिल्कुल ही बंद नहीं हुई, मैं नहीं हिला। उसके बाद ही मैं झाड़ी से निकला और जितना तेज में भाग सकता था भागकर सीधा जंगल से बाहर आ गया। और भाग के तुम सीधा पुलिस के पास पहुंचे होगे? जी हाँ। बस रास्ते में तुम इस कहानी का एक जरूरी हिस्सा भूल गए, है ना? नहीं, मैं नहीं बोला। मैं पता नहीं, कल मुझे गवाही दे ही देनी थी, मगर उतनी अलग अलग कथाएं सुनते सुनते मुझे खुद अपनी आंखों कानों पर संदेह होने लगा। मैं तो अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं उन लोगों ने झूठा बयान क्यों दिया होगा। क्या सचमुच? और नहीं तो क्या, मुझे मालूम है, मैंने अपनी आंखों से देखी है घटना। लेकिन जितना भरोसा मैं उन तीनों की आंखों पर करता हूं, उससे ज्यादा भरोसा तुम्हारी आंखों पर क्यों करूं? जैसा मैंने पहले बताया कि लोग उतना ही बताते हैं जितना वो बताना चाहते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर मुझे इन चारों बयानों में से किसी एक बयान पर विश्वास करना हो तो वो तुम्हारा बयान होगा। बहुत निराश करने वाली कहानी है तुम्हारी, इससे सच्चाई की बू आती है। हम सब बड़ी बड़ी बातों पर विश्वास करते हैं, बड़े लोग, बड़े बहादुर, बड़े बदमाश, सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए हमें। लेकिन असल में ये सब बड़े बड़े ऐसे ही होते हैं, ढोंगी, पाखंडी और स्वार्थी। ये रहा
ये रहा तुम्हारा चमत्कार मागरू। हर अच्छी चीज के टुकड़े टुकड़े कर देने में तुम्हें क्या मजा आता है? ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस नजरिए से उसको देखते हो। लोग पेड़ों को बहुत ऊंची चीज समझते हैं, लेकिन फिर भी तुम रोज उसके टुकड़े टुकड़े करते हो ना। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं भी कुछ नहीं हूं, और बहुत पहले मैंने अपने आप को छलना बंद कर दिया था। सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये रोने किसी आवाज में क्या हो गया? अरे बच्चा, ऐसे न जाने कितने बच्चे लोग रोज यहां पटक के चले जाते हैं। ये क्या कर रहे हो? ये मुझे दो। ऊन, कीमती ऊन, इस कंबल की कीमत। एक मासूम बच्चे का लूट तो शर्म नहीं आती? नीच! अरे बस करो, ज्यादा पुण्य आत्मा मत बनो। तुम शैतान हो, शैतान। और इसके माँ बाप को क्या कहोगे, जिन्होंने एक छोटा सा सुख भोगा और जो नतीजा निकला उसको यहां पटक के चले गए? अगर मैं शैतान हूं तो वो क्या है? तुम क्या जानते हो इन मासूम बच्चों के बारे में? अरे बस करो, एक दिन में बहुत करुण कहानियां सुन चुका हूं मैं। बच्चा ठंड से कांप रहा है। मैं कहता हूं कंबल वापस दे। मैं करो, छोड़ दे मुझे। मैं कहता हूं कंबल वापस दे, वरना पुलिस को बुला लाऊंगा। बुलाओ पुलिस को। बुलाते क्यों नहीं? और भी बहुत सारी बातें जो पुलिस जानना चाहेगी, जैसा खुद तुम्हारे बारे में। अभी तक मैं बहुत शराफत से पेश आया हूं तुम्हारे साथ। और नहीं तो क्या मेरे दोस्त, मेरे सच्चे पुण्यात्मा दोस्त, ये जानते हुए भी कि तुम उन सब की तरह झूठ बोल रहे हो। तुम उस पुलिस वाले को बेवकूफ बना सकते हो, मगर मुझे नहीं। तुम्हारा संकेत मैं समझा नहीं। ये तो समझ रहे ना, इसी से पूछ लीजिए। मेरे दोस्त, वो सामंत की तलवार कहां है जिसकी मूठ चांदी की थी? कोई तो वहां था नहीं, पुलिस को भी नहीं मिली। कहीं पिघल तो नहीं गई? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? जरा इसकी शक्ल देखिए, याद कीजिए उस प्रेतात्मा ने क्या कहा था कि कोई धीरे से मेरे पास आया, मेरी छाती से तलवार खींच कर निकाली, तब तक मेरे प्राण भी नहीं निकले। नहीं, वो मर चुका था। वो मर चुका था, हाँ। बहुत कीमती तलवार थी ना, कितनी कीमत मिली। और तुम मुझे शैतान कह रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहे थे मुझे। एक चोर दूसरे चोर को फटकारे, अब मजा आया? मैंने बचपन में एक तस्वीर देखी थी। पेड़ की जड़ पकड़े चट्टान से कगार से लड़के एक आदमी की, ऊपर जंगली जानवर उसका इंतजार कर रहे थे कि कब वो ऊपर आए और वो उसे खा ले। नीचे एक भयानक अजगर उसे लीनने को तैयार था, और एक काला चूहा यानी रात और एक सफेद चूहा यानी दिन धीरे धीरे उस रस्सी को कुतर रहे थे। जिंदगी भी कुछ ऐसी है मेरे दोस्त। इसलिए मैं कहता हूं, जो 2-4 मिनट हमें मिले हैं मौत की गोद में लटकने को, क्यों ना उसे खुशी खुशी बिता ले। अरे क्यों इस सच्चाई और अच्छाई की बुराई में पढ़ना? खैर, मेरे साथ एक बढ़िया शाम बिताने के लिए धन्यवाद। और सिर्फ बढ़िया ही नहीं कुछ फायदा भी हुआ।